Good morning students. Today we are going to start new chapter. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना। इसको समझने से पहले थोड़ा सा अपन अंदर की तरफ चलते हैं। कैसे? जब हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस यानी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल अपने पढ़ा था, है ना, उसमें क्या देखा था कि आपकी जो बॉडी है ना, ये आपकी बॉडी है। बॉडी किससे बनी है भाई? ऑर्गेनिज्म के सिस्टम से बनी है। डिफरेंट टाइप के बॉडी के अंदर क्या होते हैं? सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटिव सिस्टम, सारे सिस्टम मिलकर के बॉडी बनाते हैं। ये सारे सिस्टम किससे बने भाई? ऑर्गन से बने, है ना। ऑर्गन किससे बने हैं? टिश्यू से बने हैं। और टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है। ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और अपनी बॉडी बना है। यानी बेसिक यूनिट, लास्ट यूनिट अपने क्या पढ़ी? सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम सेल के थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। क्या? यानी बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो अपन को क्या सेल नजर आता है कि सबसे छोटी सिंपलेस्ट यूनिट आपकी क्या होती है? सेल होती है। लेकिन हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है कि बायोलॉजिकल अंदर हमको केमिस्ट्री पढ़ना है भाई। एटम्स और मॉलिक्यूल्स तक अपन को जाना है। यानी आपकी ये जो सेल है इसके अंदर डिफरेंट क्या होते हैं? सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये सेलुलर ऑर्गेनेलीज किसके बने होते हैं? एक्चुअल में ये जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं वो आपके किसके बने हैं? मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए? मॉलिक्यूल्स के बने हुए। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके बने हैं? स्मॉल जो स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम के बने हुए होते हैं। यानी यदि हम केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? एटम हो जाएगी। केमिस्ट्री में आप ये भी पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बाद में एटम्स, यानी एटम्स हैं वो कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, इसके पैरेलल आपने ये चीज भी ये भी पढ़ी है कि कंपाउंड और आपका ये एलिमेंट, है ना। एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है। एलिमेंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज पढ़ी है। तो हम क्या करेंगे? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? वो मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर या एक बायोलॉजिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको अपन पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एक लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसका आज हम इंट्रोडक्टिव पार्ट अपन करेंगे, उसके बाद में डिटेल से अपन सारी चीज पढ़ेंगे। लेकिन हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। यानी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स यानी जिसके अंदर कार्बन होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं उसको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन्स है ना, विटामिन्स हैं, ये सब के सब क्या आते हैं? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? यानी जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपन मॉलिक्यूल्स लेवल तक की बात कर रहे हैं कि ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पहली बात। दूसरी बात अपन करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे आपके कार्बोहाइड्रेट, हम बात करेंगे प्रोटीन, हम बात करेंगे लिपिड, लिख देते हैं, हम बात करेंगे लिपिड, हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड। इन सब बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। विजिबल है? चलिए, इसके साथ हम मेटाबोलाइट्स पढ़ेंगे जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की स्टडी अपन करेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म का बेसिस पढ़ेंगे क्या होता है। हम इसके अंदर पढ़ेंगे एंजाइम्स, सबस्ट्रेट पढ़ेंगे, कैसे एक रिएक्शन को ये इफेक्ट करते हैं, कैसे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है। ये सारी चीज हम इस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ये आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे और एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे अपन।
ठीक, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। ये पूरा चैप्टर का क्या है, ओवरव्यू है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम यदि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपका और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मान लीजिए अपन अर्थ की क्रस्ट की बात करते हैं, अर्थ की जो लेयर है ना, क्रस्ट लेयर है, आउटर लेयर है, उसकी बात करते हैं। उसका यदि एलिमेंट का कंपोजिशन अपन देखें कि कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तब अपन को क्या नजर आता है कि सेम एलिमेंटल कंपोजिशन है, सेम एलिमेंटल कंपोजिशन है, वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब कुछ जो अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं वही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रोब्स हो। हाँ, लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है, उसकी डिफरेंस अमाउंट में होता है, उसकी डिफरेंस कहाँ होता है, अमाउंट के अंदर डिफरेंस नजर आता है ना। अमाउंट है वो वेरिएबल होगी हर एक एलिमेंट की, किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में यदि अपन कंपैरिजन करते हैं तो जनरली आपको कार्बन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये दिया हुआ है। उसके बाद एक टेबल भी दी हुई है, टेबल से आप कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली कि कौन सा पार्ट जो है एलिमेंटल पार्ट है वो अर्थ की क्रस्ट में ज़्यादा है, कौन सा पार्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा होता है। बात यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, हमने एलिमेंटल कंपोजिशन की बात की कि कार्बन, हाइड्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कम होता है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ कंपाउंड्स की। कंपाउंड क्या होते हैं, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं, एलिमेंट और एलिमेंट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। आपके जो कंपाउंड्स हैं वो दो टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं। बोलिए केमिस्ट्री क्या पढ़ना है, ये चैप्टर ही आपका बायोकेमिस्ट्री का है, ये चैप्टर ही आपका बायोकेमिस्ट्री का है। तो मेंटली आप ये प्रिपेयर हो जाएं कि इसके साथ में हमको स्ट्रक्चर भी पढ़नी है उनकी, है ना, स्ट्रक्चर बनानी भी है हमको, तो वो सारी चीज़ें हमें याद करनी होगी। बायोलॉजी के साथ में हम केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं, इसी वजह से इसको बायोकेमिस्ट्री अपन कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आपका जो चैप्टर है वो बायोकेमिस्ट्री का ही टॉपिक होता है, राइट। तो हम क्या बात करें, आपकी कंपाउंड की बात करें, दो टाइप के आपके कंपाउंड होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन क्या होता है, नहीं प्रेजेंट होता है, कार्बन नहीं होता है इसके अंदर। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहाँ मिलेगा, आपको कार्बन मिलेगा उसके अंदर। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये इसको बनाता कौन है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनता है, चाहे प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें। यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनने वाला जो कंपाउंड है उसको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहें। बाकी नेचर के अंदर जो अर्थ के अंदर जो बन रहा है उसको अपन क्या करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी चीज, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, मॉलिक्यूलर वेट इनका क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। जबकि इसके अंदर क्या होगी, स्ट्रक्चर इनकी लार्ज होगी, कॉम्प्लेक्स होगी और इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा आपको। समझ में आया? ठीक है। इसके एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो क्या क्या आता है इनऑर्गेनिक में, वाटर आ गया, मिनरल्स आ गए आपके, सोल्ट आ गए, आयन आ गए और आपके डिफरेंट डिफरेंट गैसेज आ गई। ये सब के सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ है वो अपन को जब समझ में नहीं आएगी तो अपन आगे समझ नहीं पाएंगे। वाटर, मिनरल, सॉल्ट, आयन एंड गैसेस। ठीक है, समझ में आएगी बात? ठीक है। अब अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग ये हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, उसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ गया, आपका लिपिड आ गया, आपका प्रोटीन आ गया, है ना, आपका न्यूक्लिक एसिड आ गया। ये सब के सब किस में आते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। क्या पढ़ा है हमने? हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपैरिजन किया। एलिमेंट्स का सेम कंपोजिशन होता है लेकिन अमाउंट क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, पहली बात। दूसरी चीज हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा कि
दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स जब आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, तो एक कंपाउंड बनता है ना। जैसे अपन एग्जांपल लेकर के भी समझ सकते हैं, जैसे H2O है, इसमें आपके हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 8 एटम आपस में रिएक्शन करते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्शन करते हैं और एक मॉलिक्यूल्स एक कंपाउंड बनाते हैं H2O। क्लियर है? चलिए, तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है आपका, वो क्या होता है? कार्बन नहीं होता है उसके अंदर, जबकि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर आपको कार्बन मिलेगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड साइज में स्मॉल होते हैं, लो मोलिकुलर वेट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज होते हैं, हाई मोलिकुलर वेट होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो वाटर, मिनरल, सोल्ट, आयन, ये गैसेज, ये सब की सब इसमें आती है। और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब के सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। यदि आप बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो आपको एनसीईआरटी भी साथ लेकर के बैठनी चाहिए, ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ साथ क्लियर होती जाएं। और पेन, पेंसिल, रफ नोटबुक लेकर के बैठें, ताकि आप साथ साथ में लिख भी सकें। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि एक जो लिविंग सेल्स होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि केमिकल एनालिसिस करें एक लिविंग टिश्यू का। एक लिविंग टिश्यू है, उसका हम केमिकल एनालिसिस करें कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें 2 अपन एनालिसिस करेंगे। एक में एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम कंपाउंड्स के बारे में पता लगाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक लिविंग टिश्यू में क्या क्या होते हैं, उसको अपन कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, उसको अपन पढ़ेंगे। तो प्रोसेस क्या होता है इसका? बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। क्या करना है अपन को एक लेना है मोर्टार, एक लेना है पेस्टल। मोर्टार, ये हो गया आपका मोर्टार, ये हो गया आपका पेस्टल। मोर्टार और पेस्टल कुछ भी नहीं है आपकी। आपने मम्मी या जब आप चाय बनाते हैं तो अदरक को, जिंजर को अपन कूटते हैं कि नहीं कूटते? कुटिंग करते हैं ना अपन उसकी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, छोटा ऊँखली और मूसली जैसा होता है, वैसा कुछ होता है ना, कूटने वाला, है ना। इसके अंदर कूटेंगे, ये कूटेगा, है ना, एक की कुटाई होगी, एक कूटेगा। ठीक है, ये अपन मोर्टार और पेस्टल अपन ले लेते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो इसको मोर्टार कहते हैं, इसको पेस्टल कहते हैं। एक अपन ने क्या ले लिया, इसके अंदर कोई लिविंग टिश्यू ले लिया। क्या ले लिया? लिविंग टिश्यू ले लिया, जिसका हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पता करना है, जिसका हमको एनालिसिस करना है। अब लिविंग टिश्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्लांट का पार्ट ले सकते हैं, कोई एनिमल का पार्ट ले सकते हैं, है ना, कुछ भी ले सकते हैं आप। ले लिया अपन ने, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एसिड ऐड करेंगे। कौन सा एसिड ऐड करेंगे भाई? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसको क्यों कहा है? क्योंकि आपका एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH होता है। इसके 3 हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है, किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो क्या बन गया? CCl3COOH। बाकी तो सेम है। 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हमने क्या कर दिया है, इसके अंदर डाल दिया है। क्या क्या लिया हमने? मोर्टार लिया, पेस्टल लिया, उसके साथ में एक लिविंग टिश्यू डाल दिया, और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हमने उसके अंदर डाल दिया। अब क्या करना है, इसकी अच्छे से कुटाई करनी है ना, यानी ग्राइंडिंग करना है उसका। साइंटिफिक वर्ड अपन काम में लेते हैं, समझने के लिए बता रहा हूं मैं। अपन को क्या करना है, इसकी ग्राइंडिंग करनी है। ग्राइंडिंग कर लिया, एक पेस्ट सा बना लिया अपन ने, पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे भाई? फिल्टर करेंगे। फिल्टर किससे करेंगे? अपन एक क्लॉथ ले लेते, ठीक है ना, एक क्लॉथ ले लेते, कपड़ा ले लेते, उससे भी फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर करेंगे तो अपने सामने 2 सिचुएशंस आती है ना। मान लीजिए आपका वो कपड़ा है और नीचे आपके पास ये बीकर है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे हमने इसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद में एक क्लॉथ की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इसको फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। जब हम फिल्टर करेंगे तो 2 सिचुएशंस अपने सामने आएगी। एक तो यह होगा कि एसिड के अंदर जो सोल्यूबल हो गया, ठीक है, और एक ऐसा था जो एसिड के अंदर सोल्यूबल नहीं हुआ, यानी 2 फ्रैक्शंस अपन को मिलेंगे। एक होगा
एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, एसिड में जो सोल्यूबल है वो इसमें से होकर के नीचे आ जाएगा अपने पास बीकर में, यहाँ पे ये लो लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे ये होगा अपना सोल्यूबल फ्रैक्शन। कौन सा सोल्यूबल? एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, जिसको हम फिल्ट्रेट भी कह देंगे कि ये फिल्टर हो गया, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, ठीक है। एक होगा जो यहीं पे रह जाएगा अपना, यहीं रह जाएगा, ये लो ये यहां रह गया, इसको हमने क्या कहा? रिटेंटेट, रिटेंटेट, विजिबल है क्या? थोड़ा थोड़ा कट रहा है, चलो इधर लिख देता हूं, ये आपका क्या हो गया? रिटेंटेट। यानी एक ऐसा था जो एसिड के अंदर इनसोल्यूबल था, है ना, वो वहीं पे रह गया, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन था, यानी साइज में बड़ा था, अपन ये कह सकते हैं, जो साइज में बड़ा था वो उस पोर में से पास आउट नहीं हो सका, एसिड में से डिजोल्व नहीं हुआ, वो यहां रह गया, और जो डिजोल्व हो गया वो नीचे आ गया। तो जो नीचे आया है, जिसका फिल्टरेशन हो गया है, फिल्टर आउट हो गया, उसको हमने क्या नाम दिया? फिल्ट्रेट नाम दिया। जो ऊपर रह गया उसको हमने नाम दिया रिटेंटेट नाम दिया अपन ने। रिटेंटेंट कौन सा है? जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन है, और फिल्ट्रेट कौन सा है आपका? एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन है। बोलो यहां तक समझ में आया? यस और नो, फटाफट आंसर आओ। क्लियर है? अब यहां से अपन पता लगाते हैं कि एसिड सोल्यूबल जो फ्रैक्शन है, यानी जो सोल्यूबल था इसके अंदर आ गया, वो आपका कौन सा हुआ? साइज में छोटा था, है तो बायोमोलिक्यूल्स ही, ये भी बायोमोलिक्यूल्स होगा, ये भी आपका बायोमोलिक्यूल्स होगा, लेकिन इसका साइज क्या होगा? साइज छोटा होगा, इसका साइज क्या होगा? छोटा साइज होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या नाम दिया? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, जो फिल्टरेट हैं, यानी जो फिल्ट्रेशन हो गया उनका, ठीक है। जो यहां पे रहे, जिनका साइज बड़ा था, उनको हमने क्या नाम दिया? मैक्रोमोलिक्यूल्स। कौन से? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या समझ में आया? कि जब हमने फिल्टर किया, ठीक है, तो जो फिल्टर आउट हो गए वो नीचे चले गए, क्योंकि वो साइज में छोटे थे। जो साइज में बड़े थे वो क्या रह गए? ऊपर रह गए। तो जो साइज में बड़े थे, जो एसिड इनसोल्यूबल थे, वो ऊपर रह गए, उनको हमने कह दिया बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो जो साइज में छोटे थे वो कहाँ आ गए भाई? नीचे आ गए। उसको हमने क्या कह दिया? माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। ये प्रोसेस समझ में आ गया? प्रोसेस बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना अपन को। मोटार फेस्टर लेना है, कार्बन ट्राइक्लोर एसिडिक एसिड अपन को डालना है, उसकी कुटिंग वुटिंग करनी है, उसके बाद उसको फिल्टर करना है। तो दो टाइप का मिलेगा, एक तो रिटेंटेड होगा, जो ऊपर का ऊपर रह जाएगा, जो बड़ा होगा, साइज में छोटा होगा, वो एसिड में सोल्यूबल होने के बाद में नीचे चला जाएगा, ठीक है। नीचे जाएगा, वो साइज में छोटा होगा, तो उसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। जो साइज में बड़ा था उसको हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से जानेंगे। अब हम देखते हैं कि ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये एक्चुअल में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना। इनके अंदर एक कंपैरेटिव अपन टेबल बनाते हैं, वहां से सारी कहानी समझ में आ जानी है, ठीक है। चलिए इधर लिखता हूं मैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। इधर लिखेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी उस फ्रैक्शन के अंदर, लिविंग टिश्यू के अंदर आपके दो टाइप के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। माइक्रोमोलिक्यूल कहां मिलेंगे? बोलो फटाफट। फिल्टरेट के अंदर मिलेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल कहां मिलेंगे? रिटेंटेंट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। लिख देते हैं यहां पे। ये आपके कहां होते हैं? फाउंड इन फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट में मिलेंगे। पहली बात, साइज में क्या होंगे? स्मॉल होंगे, स्मॉल इन साइज। इनका साइज में छोटे होंगे तो इनका जो वेट है वो भी क्या होगा भाई? लो होगा, यानी लो मोलिकुलर वेट होगा, लो मोलिकुलर वेट। जनरली लेस
देन 1000 डाल्टन, यानी 1000 डाल्टन से क्या होगा, कम होगा। यदि एक रेंज दी हुई है आपके एनसीईआरटी में कि नॉर्मली आपके जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक होते हैं, 18 to 800, 1000 से तो नीचे ही होंगे, 1000 से नीचे ही होंगे, लेकिन जनरली इनकी जो रेंज होती है वो 18 से लेकर के 800। ज़्यादातर आपके जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो 18 से 800 डाल्टन के बीच में मिलते हैं आपके। बात आ गई यहाँ तक समझे? ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये साइज में छोटे होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इनका क्या होता है, कम होता है, तो इनकी स्ट्रक्चर भी क्या होगी, सिंपल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ ये सोल्यूबल होते हैं, किसमें, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड जो होता है ना, यानी साइटोप्लाज्मिक जो फ्लूइड होता है या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जिसको हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, डिजोल्व फॉर्म के अंदर होते हैं। दूसरी चीज हम उधर चलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरफ। मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या देखेंगे, फाउंड इन फिल्ट्रेट, ये आपको कहाँ मिलेंगे भाई, ये रिटेनटेट में मिलेंगे, रिटेनटेट में मिलेंगे। दूसरी चीज साइज में स्मॉल होते हैं, साइज में कैसे होंगे, लार्ज होंगे। लो मॉलिक्यूलर वेट है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हाई होगा, यानी 1000 से क्या होगा, ऊपर मिलेगा आपको। ठीक, हाँ ठीक है, डाल्टन में हो गया। सिंपल स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है। सोल्यूबल होते हैं, ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में इसके एग्जाम्पल की, जिसमें से आपको रियल में समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कैसे होते हैं। आपके जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और ये इधर अपने लिखे मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्या क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स उसका अपन एग्जाम्पल देखें तो आपको क्या क्या नजर आएगा। इसमें आपको दोनों कंपाउंड्स नजर आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा आपको और इनऑर्गेनिक में मिलेगा। पहले अपन बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। पहले तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है उसमें मोनोसेकेराइड और आपको डाइसेकेराइड, चलो ओलिगोसेकेराइड लिख दें, अभी बताएंगे आपको क्या होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट के साथ में आपको अमाइनो एसिड मिलेंगे। एक मिनट मैं देख लेता हूँ ये जो लिखा है आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, ठीक है, अमीनो एसिड्स होंगे, उसके साथ न्यूक्लियोटाइड होंगे, और क्या हो सकते हैं, लिपिड होंगे। लिपिड के बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे। ये आपके इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। यदि अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने पढ़े थे, वाटर है, मिनरल है, सोल्ट है, गैसेज है, ये सब के सब आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आएंगे। साइज छोटी होंगी। क्या बताया मैंने कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो आपको फिल्ट्रेट के अंदर मिल रहे हैं, नीचे मिल रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलेंगे, आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलेंगे, है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो वही हैं जो हमने गैसेज वैसेज जो पढ़ी हैं सारी की सारी। ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, अमीनो एसिड मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, आपको लिपिड्स मिलेंगे। यदि मैक्रोमोलिक्यूल्स की अपन बात करें तो क्या होता है, आपको मिलेंगे पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पॉलीसेकेराइड क्या है, ठीक है ना, बताएंगे हम आपको। आपको इसमें मिलेंगे प्रोटीन, आपको इसमें मिलेंगे न्यूक्लिक एसिड, भाई ये तीन मिलेंगे इधर। क्या क्या कहा मैंने, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब इसको मैं डिटेल के साथ समझा देता हूं एग्जांपल्स को। पहले आप बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए पहले मुझे। माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स में यदि डिफरेंस क्लियर है तब हम आगे चलते हैं। साइज छोटे होंगे, साइज बड़े होंगे। एक स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं जिनमें लेस देन 1000 डाल्टन इसका वेट होता है और 18 से 800 डाल्टन के बीच के रेंज में रहते हैं, जबकि इसका 1000 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब माइक्रो और मैक्रो के जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपके जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें एक बायोमोलिक्यूल्स होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है
एक्चुअल में इसमें क्या होती है, सुगर्स होती है ना, इसको अपन शुगर भी कहते हैं। ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका मोनोसेकेराइड, सेकंड है आपका ओलिगोसेकेराइड और थर्ड होता है आपका पॉलीसेकेराइड। समझ लीजिए क्या होता है। मोनोसेकेराइड का मीनिंग होता है कि इसके अंदर शुगर की एक यूनिट होती है, सिंगल यूनिट होती है। जैसे आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, ये एक सिंगल यूनिट होती है। सिंगल यूनिट होती है तब अपन उसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। यदि ग्लूकोज जैसी 2 यूनिट या 2 से ज्यादा यूनिट, कितनी, लगभग 2 to 10, 2 से लेकर के 10 यूनिट जब आपस में मिलकर के कोई एक कार्बोहाइड्रेट बनाती है, दैट इज कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड। उसको हम क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड के नाम दे देंगे। समझ में आई बात, ठीक है। और 10 से ज्यादा यदि होती हैं, वो सब किस में आती हैं, पॉलीसेकेराइड में आती हैं। अब मैं ये कह सकता हूं कि आपका ये जो पॉलीसेकेराइड है, एक्चुअल में इसको बनाने वाली यूनिट कौन सी है, मोनोसेकेराइड ही तो है, एक यूनिट है, यही तो बनाती है। यानी जैसे हमने कहा था कि बॉडी की जो बिल्डिंग यूनिट्स होती हैं वो आपकी सेल होती है, यानी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स है और सेल क्या है, एक नॉर्मल सेल्स होती है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स अपन कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका जो पॉलीसेकेराइड है, ये तो क्या हो गया, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गया, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स हो गया। जबकि आपका ये जो मोनोसेकेराइड और जो ओलिगोसेकेराइड है, ये आपके एक्चुअल में क्या है, क्या है, किस में लेंगे अपन इसको, माइक्रोमोलिक्यूल्स में ले लेंगे अपन को। यही पढ़ा अपने, माइक्रोमोलिक्यूल्स में हमने मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड लिखा है, इधर हमने पॉलीसेकेराइड लिखा है। यानी पॉलीसेकेराइड की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, वो आपकी मोनोसेकेराइड से। क्लियर हुई, इस बात समझ में आई एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने लिया था प्रोटीन और अमाइनो एसिड का, ठीक है। समझ लीजिए आपके जो प्रोटीन है वो किससे बने हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से। बहुत सारे अमाइनो एसिड की एक चेन होती है, वो मिलकर के प्रोटीन बनाती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अमाइनो एसिड है वो आपका क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है, और प्रोटीन क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। यही तो एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था। समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड की बात की थी अपन ने, है ना। न्यूक्लिक एसिड को हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ में भी। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो किससे बनते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड तो क्या हो गई आपकी, माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गया, और आपका न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया, बोलो बोलो, न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गया। यानी जो साइज में बड़े थे ना, जो ऊपर रह गए थे, उन्हीं को तो हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा था। जो साइज में छोटे थे ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये साइज में छोटे थे तो नीचे आ गए। आपका न्यूक्लियोटाइड है ना, और आपके अमीनो एसिड्स हैं, आपकी मोनोसेकेराइड्स हैं, ओलिगोसेकेराइड्स हैं, यही चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिपिड के बारे में। देखो लिपिड है, उसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो 1000 डाल्टन से क्या होता है, कम होता है। यानी इस हिसाब से ये किस में आना चाहिए, बोलो, माइक्रोमोलिक्यूल्स में आना चाहिए ना, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स में आना चाहिए। क्योंकि माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम होता है, 1000 से जो ऊपर होते हैं वो सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। लेकिन जब हम उसका फ्रैक्शन देखते हैं तो ये कहाँ मिलता है अपन को, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ में लिपिड मिलता है आपका। तो ये क्या कहानी है, यहां से बहुत अच्छा नीट के लिए क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे क्या कहा, कंफ्यूजन की कंडीशन से सुनना ध्यान से, कि आपका जो लिपिड है वो 1000 डाल्टन से इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इस हिसाब से ये माइक्रोमोलिक्यूल है ये तो। लेकिन ये आपको एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है। क्यों, देखिए आपका जो लिपिड है, यदि हम क्या करते हैं, एक लिविंग टिश्यू को डैमेज करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, राइट। जब लिविंग टिश्यू को हम डैमेज या डाइजेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि उसकी सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट सब कुछ डैमेज होता है। आपका जो लिपिड है ना, एक्चुअली ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, पढ़ा है ना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिपिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के साथ में। लेकिन जब मेम्ब्रेन को हम डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेस्ट करने के बाद में ये क्या बन जाती है, वेसाइकल्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे वेसाइकल्स बन जाती है, लाइक दैट।
अब वेसाइकल्स बन जाती है तो ये क्या होती है कि इसमें से फिल्टर आउट नहीं होती है। किसमें से? उस जो फिल्टर में से हम फिल्टर करते हैं ना एसिड। क्या कहा कि जब ये डैमेज होती है तो वेसाइकल्स बन जाती हैं, और ये वेसाइकल्स होती हैं वो इनसोल्यूबल होती हैं, इनसोल्यूबल होती हैं वाटर के लिए भी, एसिड के लिए भी। तो वाटर और एसिड है उनमें ये डिजोल्व नहीं होती है, डिजोल्व नहीं होती है तो नीचे नहीं जा करके ये कहाँ रह जाती है? रिटेंटेड में रह जाती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, लिपिड के बारे में ध्यान रखना। ये पूछा जाएगा कि लिपिड है उसका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, फिर भी ये एसिड इनसोल्यूबल पुल में यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स वाले पुल के अंदर क्यों रहता है? इसका रीजन ये बताना आपको कि ये मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो जब ये डैमेज होती हैं तो ये वेसाइकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, और आपकी जो वेसाइकल्स होती हैं वो वाटर और एसिड के अंदर डिजोल्व नहीं होती है, उसके अंदर इनसोल्यूबल होती है, और इनसोल्यूबल होने की वजह से ये ऊपर रिटेंटेड के अंदर ही रह जाती है, नीचे नहीं जाती है। क्लियर है? बस ये आपका कंपाउंड वाला जो पोर्शन था, जो एनालिसिस हमने लिविंग टिश्यू का किया था, वो आपका कंप्लीट होता है। अब लास्ट पार्ट आता है कि एलिमेंट का यदि हम क्या करें, एनालिसिस करें कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। स्पेशली हम बात करेंगे उसके इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की, या इसको अपन ये कह सकते हैं एस एनालिसिस भी कह सकते हैं, एस एनालिसिस भी कह सकते हैं, जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। बात सीधी सी है, क्या करना है? वही आपको लिविंग टिश्यू लेना है, लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू है, अभी इसका जो वेट होगा उसको अपन वेट के नाम से जानेंगे, यानी अभी इसमें वाटर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, इसको भाई ओवन में डालेंगे। ओवन में डालने के बाद में वाटर जो मॉइस्चर था उड़ जाएगा। अब इसका वेट अपन लेंगे तो वो आपका क्या आएगा? ड्राई वेट आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ड्राई करने के बाद में बर्न करेंगे कंप्लीटली, जला देंगे। इसको जलाएंगे तो दो सिचुएशंस होंगी, इसके अंदर जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, है ना। जैसे वाटर वेपर बन गई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज वगैरह बन गई, वो सब की सब चली जाएंगी। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यहाँ से क्या हो गया? निकल गया, सब कुछ निकल गया। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो यहाँ से गैसेज के रूप में, वाटर वेपर्स के रूप में यहाँ से ऑक्सीडाइज होकर के निकल जाता है। बाद में जलने के बाद में क्या बचेगी अपने सामने? एस बचेगी, राख बचेगी। और इस राख के अंदर, इस एस के अंदर आपके क्या होते हैं? एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये इनऑर्गेनिक आपको एलिमेंट्स वहाँ पे नज़र आएंगे, देखने को मिलेंगे। बस इतना सही एस एनालिसिस है। एस एनालिसिस में अपन को एस का एनालिसिस करना है, जिसके अंदर आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि आपका ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है वो कहाँ है? वो इस एस के अंदर प्रेजेंट है। जबकि ऑर्गेनिक जो इसमें कंपाउंड्स या एलिमेंट्स थे वो तो सारे के सारे क्या हो गए? ऑक्सीडाइज हो गए। जब हमने बर्न किया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न करके वो तो चले गए एटमॉस्फेयर में, वो नहीं है यहाँ पे। आपको एस के अंदर क्या मिलेगा? सिर्फ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अपना एलिमेंटल एनालिसिस या पर कंपाउंड का जो एनालिसिस था वो जो टॉपिक है वो खत्म होता है। यानी इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो हमने पूरा टच करने की कोशिश की। क्या क्या पढ़ा एक बार वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने पहले अर्थ की क्रस्ट और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में एलिमेंट का कंपैरिजन हमने किया था। ठीक है, अमाउंट में डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम मिलती है। फिर हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड के टाइप्स हमने पढ़े थे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना। उसके बाद में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका एनालिसिस किया था, है ना। लिविंग टिश्यू को लिया अपन ने और वो सारा प्रोसेस ग्राइंडर मोस्टर से फिल्टर किया। फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स दो अपन को नजर आए थे। मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन से आते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स में कौन से आते हैं, वो सारी चीज़ हमने पढ़ी। मोलिकुलर वेट के हिसाब से उसमें डिफरेंस पड़ा। लिपिड के बारे में स्पेशल चीज़ हमने पढ़ी थी कि लिपिड है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स है लेकिन मैक्रो वाले केस के अंदर आता है। क्यों आता है इसका रीजन भी हमने डिस्कस कर लिया। ये आपका फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो हमने आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दोनों अलग अलग चीज़ दे रखी है,
अलग अलग टुकड़ों में दे रखी है, हम उसको एक साथ रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यानी अपन स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जो मोनोमर है ना, इसका जो बिल्डिंग यूनिट है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यदि हमको प्रोटीन पढ़ना है तो हम स्टार्ट करेंगे उसके अमाइनो एसिड से, क्योंकि मोनोमर इसका क्या है, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टाइप्स अमाइनो एसिड के अपन पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड आपस में कैसे बाइंड अप होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और एक प्रोटीन बनाते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर अपन प्रोटीन के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स दोनों को एक साथ अपन रिलेट करने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे। बहुत अच्छा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हाँ, असाइनमेंट वाला पोर्शन आता है तो उसके अंदर असाइनमेंट है, वो आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बायोमोलिक्यूल। पहला, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल। और फोर्थ लिख लीजिए, बोल रहा हूं, लिपिड इज बायो माइक्रोमोलिक्यूल बट it is present or found in the acid insoluble pool. Why? Justify the statement. इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।